मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज के वीडियो में मैं आपसे क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के पार्ट 5 पर बात करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में फार्मूले वगैरह दिए हैं, तो आप उन्हें देखिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए हैं। सेकंड में आपके वर्ग के बारे में बताया गया है और थर्ड और फोर्थ में वृत्त और आयत के बारे में मेंशन किया गया, तो आप उसको देखिए। ये 5वां भाग है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करेंगे जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। एक्चुअली में हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय जाया करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, पैटर्न ऐसा बताऊंगा करने का जिससे ना तो समय लगेगा और ना मिस्टेक होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और इसे मैं पढ़ देता हूँ। आप भी कोशिश करिएगा कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं और फिर करना क्या है इस पे हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक रस्सी, वायर ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए, कुछ भी को मोड़ करके हमने वृत्ताकार आकृति का रूप दिया है। एक हमारे पास रस्सी है, इसकी लंबाई नहीं मालूम है, इस तरह की एक रस्सी है जिसे हमने रोटेट करके मोड़ करके एज ए सर्कल बनाया है, वृत्ताकार रूप दिया है। तो उसके द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल जो है वो 7546 मीटर स्क्वायर है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि इस रस्सी को, यानी जिसकी लंबाई नहीं मालूम है, हम वर्ग के रूप में मोड़ दें तो उसके द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी इसको इस तरह से अगर रस्सी को मोड़ दिया जाए तो इसके द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसको सॉल्व करने का मतलब है कम से कम 3 से 4 मिनट टाइम चाहिए और कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे आप, इस पे पहले मैं डिस्कस करूंगा, इसके कंसेप्ट पे डिस्कस करूंगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहले आप ध्यान से थोड़ा सा कंसेप्ट देखिएगा और उसके बाद फिर इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। आप देखिए, एक हमारे पास वायर है ये, और इसकी लंबाई नहीं मालूम है, x और y, ये वायर दिया हुआ है, इसका क्या लंबाई है हमें नहीं क्लियर है। तो कोई भी लंबाई हम मान लेते हैं, सपोज आप कर लीजिए, सिंपल सी मान लेते हैं 44 मीटर, 44 मीटर का एक वायर है जो इजीली कट जाए। तो 44 मीटर का एक वायर है, इसे हमने रोटेट करके सर्कल का रूप दे दिया और दूसरी बार इसे रोटेट करके हमने इसे वर्ग का रूप दे दिया। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखेंगे कि जो वायर की लंबाई है वही इसका परिमाप होगा और वही इसकी परिधि होगी, क्योंकि परिमाप या परिधि किसी भी ज्यामितीय आकृति की बाह्य दूरी को कहते हैं। और चूंकि ये वायर जो है, अगर इसे हम सर्कल का रूप देंगे तो इसकी जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी, 44 मीटर। तो इसकी जो परिधि है वो 44 मीटर हो गई और इसका जो परिमाप होगा, यानी वर्ग का जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, 44 मीटर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, रेडियस की होती है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हमें रेडियस निकालनी है यानी इसकी त्रिज्या निकालनी है तो आप इसको 2πr करते हैं। वैसे हमने आपको बताया था कि अगर त्रिज्या आपको निकालनी हो तो परिधि गुणे 7/44 हमेशा किया करिए। तो यहाँ 44 गुणे 7/44 जब आप करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और ये इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा इसका परिमाप होता है। तो 44/4 कर देंगे तो इसकी बीमा क्या आ जाएगी, 11 मीटर आ जाएगी। तो इसकी बीमा 11 मीटर है और इसकी रेडियस 7 मीटर है। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। देखिए, इसका एरिया जब निकालेंगे तो πr स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे, यानी 22/7 गुणे 7 और गुणे 7, ये 7 कट जाएगा, 22 × 7 = 120
54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 121 यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है तो ये 1/1 स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इनमें जो दोनों में संबंध है 11 × 11, 11 चौको 44 और 11 × 11, 11 × 11, 14 11 का संबंध है। यहाँ से एक निष्कर्ष मैंने निकाला कि यदि एक ही वायर को मोड़ करके वर्ग और वृत्त का रूप दिया जाए, एक ही वायर को मोड़ करके वृत्त और वर्ग का रूप दिया जाए तो कहीं भी कभी भी उनके क्षेत्रफलों में 14 11 का संबंध होता है, जैसा यहाँ पे दिया है। तो ये चीज़ पूरी तरह से प्रमाणित हो गई है। हमने आपको एक छोटे से उदाहरण लेकर के दिखा दिया, छोटी सी डिजिट लेकर के दिखा दिया है, क्वेश्चन सिंपल सा लेकर के दिखा दिया है कि अगर एक वायर समान लंबाई के वायर से एक सर्कल बनाया जा रहा है, एक वर्ग बनाया जा रहा है, तो जो इनके क्षेत्रफलों में रिलेशन होगा यानी वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों में जो रिलेशन होगा वो हमेशा 14 11 का होगा। तो ये अपने कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा कि अगर परिमिति समान है, चूंकि वायर समान है तो जाहिर सी बात है परिमिति समान होगी, तो अगर परिमिति समान है तो इनके क्षेत्रफलों में जो संबंध होगा वो क्या होगा, 14 और 11 का होगा। अब ये चीज़ आपको पहले से मालूम थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सवाल आपका काफ़ी कठिन हो जाता है। इसमें क्या होगा कि क्षेत्रफल दिया है तो सबसे पहले आप इसकी रेडियस निकालोगे, रेडियस निकालने के बाद इसकी परिधि निकालोगे सर्कल की। जब परिधि निकल आएगी तो जो सर्कल की परिधि होगी वही वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग के परिमाप से वर्ग की भुजा निकालोगे और वर्ग की भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे। यानी 1 2 3 4 काम आपके टोटल होते हैं। और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको 14 11 का संबंध होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 75 46, तो 75 46 ही 14 है और चाहिए 11। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो गया और यहाँ पे आपका 5 बच जाएगा, 14 तिया 42 हो गया और 14 नवियाँ 126 हो गया, 11 नवियाँ 99 के 9 हो गए, 11 तियाई 33 और 9 आपका 42 के 2 हो गए, कैरी 4 हुआ, 11 पचे 55 और 4 55 और 4 59 हो जाएगा। तो 5929 जो है इसका एरिया हो जाएगा वर्ग का। तो इस तरह से आप बहुत ही फास्ट बता सकते हैं। बाय द वे वर्ग का दिया है तो 11 नीचे रख देना, सर्कल का पूछा गया है तो 14 ऊपर रख लेना, और अगर सर्कल का दिया है तो 14 नीचे रख देना, वर्ग का पूछा गया है तो 11 ऊपर रख देना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ से बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से आप आंसर बता सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट आपको लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए नोट। यदि वर्ग एवं इस तरह से लिख लीजिए, 1 मिनट। यदि वृत्त एवं वर्ग है ना, यदि वृत्त एवं वर्ग की परिमित समान है, परिमित समान है या समान रस्सी को मोड़कर बनाया गया है, तो इनके क्षेत्रफलों में सदैव है ना 14 11 का अनुपात होगा। ठीक है, अनुपात होगा। तो ये मैंने प्रूफ भी कर दिया। एक वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह से आप सॉल्व करिएगा, आज हमने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया और एक उदाहरण भी दिखा दिया है, आप इससे करिएगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और आपको बताएंगे। बाय द वे सर्कल दिया है, वर्ग और आयत दिया है, तो वर्ग और आयत दिया है तो उसमें क्या करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप पॉइंट देखिएगा कि हमारे पास एक वायर है, राइट, ये ले लीजिए और इसको हम ले लेते हैं कि ये वायर हमारा चलिए 88 मीटर है। ठीक है, 88 मीटर वायर है, तो आप ये तो जानते हैं कि सर्कल और वर्ग में बनाएंगे तो 14 11 का संबंध होगा। बाय द वे इसे कोई कहता है कि वर्ग का रूप दिया जाता है और मैक्सिमम आकार के आयत का रूप दिया जाता है जिसमें मैक्सिमम क्षेत्रफल निकले। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इसकी जो परिमिति है वो 88 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, और इसका
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 484 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो है परिमाप आपकी 88 है। इस रस्सी को मोड़ करके ये बनाया गया तो परिमाप 88 है, और 4a परिमाप होता है तो भुजा आपकी 22 हो गई, 22 भुजा हो गई तो एरिया 484 हो गया। अब अगर आपसे पूछ ले कि अधिकतम आकार का आयत जो अधिकतम आकार का होगा जिसका परिमाप 88 ही होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कतई लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसे 1 कम कर दीजिए यानी 483 मीटर स्क्वायर होगा, और यही आपका आंसर होगा। पहले आप इसे 22-22 कहेंगे, और अगर 22-22 कहेंगे लंबाई चौड़ाई को तो ये वर्ग जैसा होगा, तो फिर एक को आप 23 कर देंगे और दूसरे को 21 कर देंगे, और अगर 23 गुणे 21 करेंगे तो 483 आएगा। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि एक वायर को मोड़ करके वर्ग का रूप दिया गया है, इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, इसे यदि अधिकतम आकार के आयत का रूप दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 399 होगा, यानी 1 कम कर देंगे। तो जब भी मैक्सिमम आकार के आयत की बात करें तो 1 आप कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो गया है कि अगर एक ही वायर को मोड़ करके 3 आकृतियां बनाई जा रही हैं तो उनके क्षेत्रफलों में किस तरह का रिलेशन होगा। एक पॉइंट और देखिएगा, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वो सर्कल का होगा, फिर उसके बाद वर्ग का होगा, और जो सबसे कम होगा वो रेक्टेंगल का होगा। यानी सर्कल ग्रेटर देन स्क्वायर एंड स्क्वायर ग्रेटर देन रेक्टेंगल। तो सबसे ज़्यादा इनमें हमने आपको क्या बताया था कि 14-11 का संबंध होगा, और अगर इनमें कोई पूछे तो ये 1 यूनिट कम होता है, जो भी हो सेंटीमीटर या मीटर। अगर ये 400 है तो ये 399 होगा। कब? जब मैक्सिमम आकार का आयत हो। तो इस तरह से आप इस सवालों को आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाते हैं। एक नए कंसेप्ट पे फिर से आपसे बात करते हैं, और अगर ये सारे कंसेप्ट आप मेंटेन कर लेते हैं, अपनी डायरी पे लिख लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बशर्ते इसको सही अर्थ में लें और सही तरीके से समझें। एक वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान की परिधि उसकी त्रिज्या से 111 मीटर अधिक है। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि मालूम नहीं क्या है, उसकी रेडियस भी नहीं मालूम है, परिधि रेडियस से 111 मीटर अधिक है। आपको बताना है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या है, मैदान की परिधि क्या है, मैदान का व्यास क्या है, मैदान की त्रिज्या क्या है। इन चारों सवालों के जवाब चाहिए, और सारे खेल का आधार है कि अगर मैदान की रेडियस पता होती तो 2r कर देते, डायमीटर पता हो जाता, 2πr में रख देते, परिधि पता हो जाती, πr² में रख देते तो क्षेत्रफल पता हो जाता। यानी सारे खेल का आधार क्या है, रेडियस है। अच्छा, इस सवाल को एक तरह से और पूछा जा सकता है कि यहाँ पे लिखा है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि उसकी त्रिज्या से 111 मीटर अधिक है। कल हम पूछ सकते हैं आपसे कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या उसकी परिधि से 111 मीटर कम है, और एक वृत्ताकार मैदान की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 111 मीटर है, मतलब से अधिक है। परिधि त्रिज्या से अधिक है, वाकई अधिक होगी, त्रिज्या परिधि से कम है, वाकई कम होगी, और परिधि और त्रिज्या में डिफरेंस होगा 111 मीटर का, वाकई सही है। तो अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये बात एक ही है ना। जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, और ए के पास 50 रुपये है, बी के पास 30 रुपये है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए के पास 20 रुपये ज़्यादा है, बी के पास 20 रुपये कम है, और ए और बी के जो धनराशि है उसका अंतर भी 20 रुपये है। तो से ज़्यादा, से कम और में अंतर, ये सारे पॉइंट एक ही हैं। तो सवाल ये उठता है कि रेडियस कैसे आप पता करेंगे। अब अमूमन क्या करते हैं हम लोग एग्ज़ाम में, क्या करते हैं, जैसे ये सर्कल है मान लीजिए, तो इसकी जो परिधि होगी वो 2πr होगी, राइट। परिधि 2πr हो गई, और कहा जा रहा है ये रेडियस है, तो परिधि और रेडियस का जो डिफरेंस है वो 111 है। अब इसमें क्या करेंगे, आप r कॉमन ले लेंगे, 2π - 1 यहाँ बच जाएगा, और ये 111 होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि डेड जोन को पहचान लीजिए और रनिंग जोन को पहचान लीजिए। तो रनिंग जोन को कोई भी कन्वर्ट कर सकता है, हम आप एग्जामिनर कोई भी कन्वर्ट कर सकता है कि भाई आज रेडियस हमने 21 दी है तो कल 35 देंगे, कल 70 देंगे, या कुछ भी देंगे। लेकिन क्या आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब परिधि और त्रिज्या का डिफरेंस है तो ये जरूर आएगा 2π - 1,
तो सिर्फ कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे 2 पाई यानी 2 गुणे 22/7 माइनस 1, तो ये 22 दूना 44/7 माइनस 1 हो गया, 7 इधर चला जाएगा तो 37/7 हो गया। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि आपको r चाहिए, r का मतलब त्रिज्या चाहिए, अगर त्रिज्या चाहिए तो जो परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया है उसे हमेशा 7/37 से गुणा कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको डायरी में अपने लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, यदि परिधि और त्रिज्या का अंतर दिखाया गया हो या परिधि त्रिज्या से ज़्यादा है, त्रिज्या परिधि से कम है, ऐसा कुछ भी कहा गया हो तो उसे 7/37 से गुणा कर दोगे तो रेडियस मिल जाएगी। क्लियर हो गए होंगे? इसको लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा कि अगर रेडियस बतानी है तो परिधि और त्रिज्या के अंतर को 7/37 कर दोगे तो आसानी से रेडियस बता सकते हो। अब आप देखिए, इसमें आपसे कहा गया कि एक वृत्ताकार मैदान की जो परिधि है उसकी त्रिज्या 111 मीटर अधिक है, तो त्रिज्या परिधि उसकी त्रिज्या से 111 मीटर अधिक है। तो मैंने कहा जो इसकी त्रिज्या होगी यानी रेडियस होगी वो बराबर होगी 111 गुणे 7/37, ये 3 बार कट गया, 7 त्रिक 21। अब 21 रेडियस आ गई तो इसका आंसर 21 हो गया। व्यास क्या हो गया, डबल कर दो, 42 हो गया। परिधि क्या होगी, परिधि का हमने फार्मूला बताया 44/7 और इंटू आर, ये आपके 132 हो गई। और एरिया अगर आप निकालना है तो 22/7 और इंटू 21 गुणे इंटू 21 कर दो, 7 त्रिक 21, ये 66 हो गया, 66 गुणे 21 कर दो, ये 1386 मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए सेकंडों में सारे आंसर आ गए। अगर यही चीज़ हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, यानी जब भी परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हो 7/37 से गुणा करके हम रेडियस को प्राप्त कर लेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करूँगा, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड यानी सेक्टर यानी वलय, जिसे वृत्तखंड कहते हैं। तो इससे संबंधित काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं। कभी दिया रहता है कि एक त्रिज्यखंड दिया हुआ है या वृत्त है एक जिसकी रेडियस ये है, उससे एक त्रिज्यखंड काट करके निकाला गया है जिसका केंद्रीय कोण इतने डिग्री का है, इसकी परिमिति क्या है, या इसके आर्क यानी चाप की लंबाई क्या है, या इसका एरिया क्या है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, कभी कभी इसी में से एक घड़ी का क्वेश्चन आ जाता है। और घड़ी का क्वेश्चन कैसे आता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई ये है और ये 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट चलती है, इस दरमियान ये घड़ी का कितना क्षेत्रफल आच्छादित कर लेगी। तो ये सेक्टर यानी वलय होता है जिसे त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इस पे थोड़ा सा बात करते हो, और ये बहुत ही आसान सा होता है। अगर आप सर्कल समझते हैं तो त्रिज्यखंड समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये आपके सामने सर्कल बना हुआ है, राइट। और सर्कल में जो ये टोटल सर्कल होता है वो 360 डिग्री को फॉलो करता है, राइट। सर्कल 360 डिग्री को फॉलो करता है, यानी सर्कल की जो बाह्य दूरी है वो परिधि होती है, राइट। जो परिधि है ये 360 डिग्री की होती है। परिधि कितनी, 360 डिग्री की होती है, जिसे 2 पाई कहते हैं। पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है। तो परिधि इसकी 360 डिग्री की होती है। अब आपसे 360 नहीं बल्कि 45 डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो 45 डिग्री का जो हिस्सा होगा, आप देखिए यहाँ से मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए एक ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये रेडियस हो गई, और दूसरा इसका 45, तो इस तरह से ले लिया, ये 45 डिग्री हो गया। तो ये 45 जब डिग्री हो गया तो ये चीज़ इसका जो है चाप कहलाता है, जिसको आर्क कहते हैं। एक्स वाई लिख लेते हैं, इसको हिंदी में चाप कहते हैं, इंग्लिश में आर्क कहते हैं। अच्छा, ये रेडियस है आर। अब आप देखिए इसे काट करके निकाल दिया गया। तो अगर आप देखेंगे कि भाई चाप क्या है, मान लीजिए जिसकी मैथ नहीं बार बार पढ़ता है, चाप आर्क आप नहीं समझ पाते, कुछ नहीं, परिधि का टुकड़ा है। चाप क्या है, परिधि का टुकड़ा है। परिधि किसको फॉलो कर रही थी, 360 को, और चाप किसको फॉलो कर रहा है, जो केंद्रीय कोण हमारा है 45 डिग्री का। तो आप अगर इस चाप की लंबाई को निकालना चाहते हैं, ठीक है, आपसे पूछा गया कि चाप की लंबाई क्या है, और अगर चाप की लंबाई मालूम होगी तभी वृत्तखंड की परिमिति बता पाओगे, क्योंकि जो वृत्तखंड की परिमिति होगी, है ना, वृत्तखंड की परिमिति,
तो वृत्तखंड की जो परिमिति होगी वो चाप प्लस 2r होती है, चाप प्लस 2r। तो 2r तो आपको मालूम है कि ये इसकी रेडियस कितनी दी थी 14, तो 14 ये दी थी, तो 14 दूनी 28 हो गया। अब परिमिति बताने के लिए आपको चाप चाहिए, और चाप क्या है, कुछ नहीं, परिधि का टुकड़ा है ना। एक वेंगल्स है, आपके पास चूड़ी है, जब तक वो कंप्लीट है चूड़ी तो वो 360 डिग्री का है। अगर चूड़ी का एक टुकड़ा कहीं मिल गया तो वो क्या होगा, आर्क होगा, और वो क्या है, परिधि का एक टुकड़ा है। तो परिधि निकालने के लिए हमने आपको बताया है बहुत ही अच्छा सा तरीका कि कभी भी सर्कल की परिधि निकालनी हो तो रेडियस को 44/7 कर दो, तो 7 दूनी 14 और ये 88 हो गया। अब 88 360 डिग्री को फॉलो कर रहा है, आपको 45 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे 45 चाहिए और 360 दिया हुआ है, तो 45 दूना 90, ये 8 बार कट जाएगा और ये 11 सेंटीमीटर आ गया चाप की लंबाई, 11 सेंटीमीटर। तो आप देखें, अगर ये 60 डिग्री कोण होता तो 6 से डिवाइड कर देते, 90 डिग्री होता तो 4 से डिवाइड कर देते, 45 डिग्री है तो 45 दूना 90 और 9 चौको 36, 360 यानी 1/8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट करना सीख लीजिए ताकि आसानी से बता सके। तो यहाँ पे 11 आप जब जोड़ दोगे तो 39 सेंटीमीटर इसकी परिमिति हो जाएगी। तो चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है और परिमिति 39 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि चाप की लंबाई और परिमिति हमने बड़ी आसानी से निकाले। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो हमारी परिधि होती है वो 360 डिग्री को फॉलो करती है और चाप कुछ नहीं है, परिधि का एक टुकड़ा है। और फिर जो भी केंद्रीय कोण हो, अगर 90 डिग्री है तो 1/4 करिएगा, अगर 60 डिग्री है तो 1/6 करिएगा, अगर 45 डिग्री है तो 1/8 करिएगा। तो इस तरह से आप तेज़ी से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बता सकते। अब सवाल उठता है कि इसका एरिया क्या है ना। अगर इसका एरिया पूछा जाता है कि क्षेत्रफल क्या है, तो आप क्षेत्रफल जैसे सर्कल का निकालते हैं एज इट इज वैसे ही करिए। इसकी रेडियस 14 है, आप 22/7 × 14 × 14 करते हैं। और अब आपको करना क्या है, दिया है 360 डिग्री का, ये 360 का है, चाहिए 45 का, तो 45/360 का मतलब 1/8 है, यानी इसे आप 8 से डिवाइड कर दो या 1/8 कर दो। देखिए 7 दूनी 14 हो गया और ये 2 चौको 8 हो गया, 2 दूना 4, 2 सत्ते और यहाँ पे काट दोगे 11, 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आंसर दे सकते हो। हमने 8 से क्यों भाग दिया, 45 डिग्री चाहिए था। अगर 60 डिग्री चाहता तो 6 से भाग देते, और अगर 90 डिग्री होता तो हम 4 से भाग देते, अगर 120 डिग्री का केंद्रीय कोण होता तो हम 3 से भाग देते। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कहीं त्रिज्यखंड कठिन होने वाला नहीं, और यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक सवाल आपको इसका घड़ी से संबंधित दिखाते हैं, आइए उस क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा और ये त्रिज्यखंड से ही रिलेटेड है। तो एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर है और ये 10 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ डायग्राम बनाकर आपको दिखा देते हैं। आप ये मान लीजिए घड़ी की मिनट वाली सुई है और ये 21 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो 10 मिनट में घड़ी का कितना क्षेत्रफल कवर कर लेगी यानी आच्छादित कर लेगी। तो मिनट वाली सुई आपका ये 15 है, 10 मिनट का मतलब है कि ये यहाँ तक आ जाएगी, इस तरह से इतना आ जाएगी। तो इस दरमियान इसके द्वारा जो कवर क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ये होगा। तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया क्या है, क्योंकि इसकी घड़ी की सुई की लंबाई सेंटीमीटर में दी है तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब सवाल ये उठता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये कहा जा सकता है कि ये त्रिज्या का काम कर रही है, यानी इसकी त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है। अब इसके द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल क्या होगा, तो सवाल ये उठता है कि केंद्रीय कोण क्या है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट में बना केंद्रीय कोण क्या होगा दोनों सुइयों के बीच, क्योंकि ये सर्कल तो पूरा 360 डिग्री का है। अब यहाँ पे 360 डिग्री में जो मिनट वाली सुई होती है
1 घंटे में 360 डिग्री रोटेशन करती है, यानी 60 मिनट में रोटेशन क्या होता है मिनट वाली का 360 डिग्री। तो 360/60 करेंगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री फ्लैक्चुएट करती है। कौन? मिनट वाली। तो 10 मिनट में कितनी चली जाएगी? 10 मिनट में जो ये घूमेगी वो 60 डिग्री घूमेगी। इसका मतलब हमारा केंद्रीय कोण 60 डिग्री का हो गया। तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे ये कितना है? 60 डिग्री का है। तो हमें केंद्रीय कोण मिल गया। टाइम से यहाँ पे मतलब सिर्फ केंद्रीय कोण से है। तो 1 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई 6 डिग्री अपने स्थान से घूमती है। अच्छा, अब आप नेचुरली क्षेत्रफल निकालो। तो नेचुरली सर्कल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? 22/7 और गुणे आर यानी r²। अब 60 डिग्री का मतलब क्या है? 360 में 60 का भाग दोगे तो बटा 6 आ जाएगा। तो इसका 1/6 कर दीजिए। ये आपका हो गया। कैलकुलेट कर दीजिए। 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6 और 2 से यहाँ काट दोगे तो 11 आ जाएगा। अब 21 है आपका ये 21 को अगर 11 से आप गुणा करोगे तो 11 1 कम 11 के 1 और 11 दूनी 22 1 23। ये आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या देखा कि दो चीज़ें हैं। एक तो घड़ी के बेसिक कंसेप्ट पे मालूम होना चाहिए कि घड़ी की मिनट वाली सुई जब एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो इस दरमियान 1 घंटे का टाइम बीत जाता है, मीन्स 60 मिनट का टाइम बीत जाता है। 60 मिनट में 360 डिग्री यानी 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। तो 10 मिनट में 60 डिग्री घूमेगी, यानी हमारा केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है, जबकि यहाँ कोण मेंशन नहीं है। और घड़ी की जो सुई है वो एज ए रेडियस काम कर रही है। तो रेडियस और केंद्रीय कोण मालूम है तो फिर कहाँ चले जाते हैं? उसी त्रिज्य खंड में चले जाते हैं और सवाल हमारा वैसे ही हो जाता है। तो त्रिज्य खंड जो होता है ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। अगर चाप पूछा जाए क्या है तो परिधि का टुकड़ा है। परिधि को आप क्या करते हैं? 44/7 आर करते हैं। जो भी आए आप केंद्रीय कोण बटे 360 यानी अगर 90 डिग्री है तो 1/4, 60 डिग्री है तो 1/6। इसी तरह से नेचुरली क्षेत्रफल निकालिए सर्कल का, और अगर 60 डिग्री है तो 1/6, अगर आपका 72 डिग्री है तो 1/5, 90 डिग्री है तो 1/4। इस तरह से करके आप सेक्टर यानी वलय के बारे में अच्छे से जानकारी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे। एक तो बताया था कि अगर एक वायर को मोड़ करके सर्कल का रूप दिया जाए या वर्ग का दिया जाए तो उनके क्षेत्रफलों में 14-11 का संबंध होता है, और अगर वर्ग और मैक्सिमम आकार के आयत की बात की जाए तो आयत 1 यूनिट वर्ग से कम होता है। फिर दोबारा हमने आपसे बात किया कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया हो तो 7/37 से गुणा करके रेडियस निकाल सकते हैं और फिर कुछ भी बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने आपसे बात किया था सेक्टर यानी वलय के बारे में या त्रिज्य खंड के बारे में। तो इसको ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।